जय हिंद दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज का आज जो है टेस्ट नंबर 2 है जो कि प्लेटफॉर्म से लिया गया है। आइए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि भारत की 4 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है कौन? तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर स्वर्णिम चतुर्भुज। बता दें कि स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कुल जो है सड़कों को 5846 किलोमीटर, कितना 5846 किलोमीटर जो है लंबे राजमार्ग को जोड़ा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जरा देख लें। कहता है कि यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। बिल्कुल गलत, ये ऊपरी नहीं बल्कि बिल्कुल सबसे निचली परत है। इसके परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। बता दें कि क्षोभ मंडल को सबसे निचली परत कहते हैं, जिसको संवहन मंडल या ट्रोपोस्फियर के भी नाम से जाना जाता है। एक तो कि हमने कहा संवहन मंडल, नोट करिएगा, संवहन मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। बता दें आपको कि दक्कन का पठार जो है नर्मदा के दक्षिण में एक त्रिकोणीय भूभाग है, ठीक है। उत्तर में इसकी इसकी उत्तर में जो सीमा है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं में लगती है। तो यहाँ पर तो कहा हुआ है क्या सतपुड़ा पर्वत का पठार दक्षिण में लगता है? गलत, ये उत्तर में लगता है, ठीक है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है ना वो 5 लाख, कितना 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ध्यान में रखेंगे तमिलनाडु में तिरुवन्नामलई, कौन सा? तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई को जो है दक्कन पठार के दक्षिणी प्रवेश का द्वार कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई को दक्कन के पठार का दक्षिण प्रवेश के द्वार का रूप में जाना जाता है, ठीक है, या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? ईगल, बास्केटबॉल, दोनों का दोनों आंसर इसका गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इनमें से दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो ईगल जो है किससे संबंधित है? तो ईगल गोल्फ से और बास्केट जो है बास्केटबॉल से। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर लगाइएगा। एक नंबर पर आंध्र प्रदेश, एक नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर गुजरात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या कहता है प्रश्न, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? आंसर लगाइएगा 11 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बेंगोला धारा। बेंगोला की जो जलधारा है वो हिंद महासागर की धारा नहीं बल्कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन राज्य शामिल है? चंबल परियोजना मतलब चंबल बांध से संबंधित है। तो इसका आंसर लगाएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ध्यान में रखेंगे चंबल नदी का प्राचीन नाम कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चर्मनवती, क्या चर्मनवती जो है वो चंबल नदी का प्राचीन नाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, चंबल परियोजना की बात की गई है, तो बताइए इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस परियोजना की जो शुरुआत थी दोस्तों 1953 से 54 में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ध्यान में रखेंगे भारत के जिले की पूछ रहा है। अगर बिहार का जिला दे देगा तो आप उसमें लगा करके नहीं चले आएंगे। ये भारत का जिला का जिक्र किया गया है, तो आंसर लगाइएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2 अलीराजपुर। ये अलीराजपुर जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है जो सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। इसकी साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो 32.22%, मात्र 32.22%। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो सबसे कम हो गया। अच्छा, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो नोट करिएगा मिजोरम का सरेछिप। क्या है? मिजोरम का जो है वो सरेछिप एक जिला है जो सर्वाधिक साक्षर है। मतलब इसका साक्षरता रेट कितनी है? तो 98.76%। तो सबसे कम आपको दिया हुआ है ऑप्शन में अलीराजपुर और सबसे ज्यादा सरेछिप मिजोरम का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कहाँ? तो मयूरभंज जो खनिज क्षेत्र स्थित है दोस्तों नोट करेंगे 14 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ? उड़ीसा में। ये क्या है? तो मयूरभंज जो है लेक लौह अयस्क उत्पादन के लिए
प्रसिद्ध है। वहीं पर कर्नाटक के लिए बात करें तो कर्नाटक में है चिकमंगलुरु जो कि लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, ठीक है, और झारखंड में जो है सिंहभूम, ये सब सारे के सारे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है बाणसागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 सोन परियोजना। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि शर्कराओं के तकनीकी रूप में से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ओके, जिसका संकेत उस तथ्य से होता है कि उनके सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोस में कार्बन के 6 हाइड्रोजन और 12 कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है, ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोस चुनिए। तो ध्यान में रखेंगे 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा हेक्सोस जो है दोस्तों फ्रक्टोज है, जिसको फल शर्करा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फ्रक्टोज लीवर में ग्लूकोज के अवशोषण और भंडारण को बढ़ावा देता है। वहीं पर फ्रक्टोज शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए आवश्यक ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा भी प्रदान करता है। और अगर हम बात कर ले तो फ्रक्टोज सबसे ज्यादा पानी में घुलनशील मोनोसैकेराइड है। आपसे पूछ देगा कि सबसे अधिक पानी में घुलनशील मोनोसैकेराइड कौन है, तब उस समय आंसर लगाएंगे फ्रक्टोज, ठीक है। ये बता दें ये भी चीज कि सबसे ज्यादा मीठा भी यही होता है फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन चुनिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोशिका के DNA का प्रतिक्रियन नहीं होता है इसमें। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर कहता है कि अदिश राशि क्या है? तो अदिश राशि की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ताप जो है एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि एक गतिमान पिंड के समय वर्ग के अनुक्रमानुपाती दूरियां तय कर रहा है। समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 4 पिंड का जो त्वरण होगा वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? तो आपको बता दें कि द्रव्यमान तो दिया हुआ है, अब आणविक सूत्र की बात कर ले तो सबसे पहले हम मूलानुपाती द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो CH2O दिया हुआ है तो मूलानुपाती द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन की 2 यूनिट दिया हुआ है, इसका मतलब 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। तो कितना हो जाएगा टोटल 30। आपसे पूछा क्या है? पूछा हुआ है इसमें क्या है? अनुभार आपका दिया हुआ है और मूलानुपाती द्रव्यमान यानी एन का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तो अनुभार कितना आया अभी? तो अनुभार निकल करके आया मेरा दिया हुआ है 180 और अभी निकल करके आया क्या आपका मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान तो 30। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको निकल करके आ जाएगा 6 और इस तरह से जो है 6 किसका मूलानुपाती अणुसूत्र होता है? तो अणुसूत्र निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है? इसको 6 को याद रखिएगा, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 इंटू CH2O। तो 180 यानी क्या आ जाएगा C6H12O6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 30 का C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस घुली हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 मीटर, ठीक है। एक मोलरता, मोलरता को m से हम डिनोट करते हैं तो 1m हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कहता है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो अभी तो बिहार में इलेक्शन की बात की गई है, तो ये सब जितने भी डिसीजन लेते हैं वो कौन लेते हैं? तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग इसका डिसीजन लेते हैं। अच्छा, निर्वाचन आयोग का चर्चा किस में किया गया है? तो आर्टिकल 324 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है? तो आंसर लगाइएगा 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 29। अच्छा, बिहार में टोटल शिशु लिंगानुपात कितनी है यानी 2011 के अनुसार? तो 935, ठीक है। वहीं पर एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि 2011 जनगणना के अनुसार
किशनगंज जिला में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है कितना, तो 971। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी जो है वो यांगत्ची नदी है। कौन सा, यांगत्ची नदी है, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे ये विश्व की तो सबसे लंबी नदी हुई और एशिया की सबसे लंबी नदी हुई। विश्व की तीसरी सबसे लंबी और एशिया की सबसे लंबी नदी। एक नंबर पर कौन सा है, नाइला, ठीक है, यानी नील नदी। और पराना नदी की बात आती है तो इसको ध्यान में रखेंगे, पराना नदी जो है दक्षिण मध्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी तो आपको पता है। अच्छा, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, इसको नोट करिएगा। तो विश्व की सबसे छोटी नदी जो है वो रो रिवर है। कौन है, रो रिवर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसकी जो लंबाई है ना वो मात्र 61 मीटर, होश में, मात्र 61 मीटर, हम किलोमीटर नहीं बोल रहे हैं, 61 मीटर यानी 204 फीट ही है, ठीक है। ये बहती कहाँ है, तो ये जो नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना में बहती है। कहाँ, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना में बहती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, मैच कराने का है आपको। मैच कराने का अगर आता है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे झूमिंग कृषि के बारे में बात की गई है, ठीक है, स्थानांतरण कृषि, और इधर स्टेट दिया हुआ कि कौन सा कृषि कहाँ होता है। तो आपको एक वर्ड ही दिखना चाहिए, झूमिंग कृषि, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो झूमिंग कृषि का है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये होता है, इसका मतलब स्थानांतरण कृषि का नाम है। तो 1 का 3 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर तो 1 ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ही। तो इससे के इस बेसिस पे हम मिला लेंगे तो 1 का 3 मैच कराएंगे। दाहिया जो है कहाँ है, वो दाहिया मध्य प्रदेश का स्थानांतरण कृषि है। वहीं पे पेंडा जो है दोस्तों, वो पेंडा जो है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, और कुमारी पश्चिमी घाट। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाता है। अवरोही क्रम मतलब सबसे ज्यादा से कम की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले केरल, लक्षद्वीप, फिर मिजोरम। केरल की बात कर ले तो केरल की जो परसेंटेज है लिटरेसी वो 93.91% है। वहीं पर लक्षद्वीप का 91.55% है और मिजोरम का 91.33% है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। सही आंसर लगाएंगे 42 का, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 324। अच्छा, अनुच्छेद 324 किस भाग में चर्चा किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 15 में, यानी भारतीय संविधान के भाग 15 में मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों के यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 43 का आंसर लगाइएगा, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उन्हें संसद में मत देने का अधिकार है। गलत, भारत का महान्यायवादी कभी भी संसद में मत नहीं देता है, उनको यह अधिकार नहीं है। अच्छा, ध्यान में रखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 76, कौन सा, नोट करिएगा, आर्टिकल 76 में जो है दोस्तों भारत में महान्यायवादी के पद को प्रावधान की गई है, ध्यान में रखिएगा। वहीं पर अनुच्छेद 88, कौन सा, अनुच्छेद 88 जो है के अंतर्गत एक संघीय मंत्री और महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, ये भी सही ऑप्शन हो गया। यानी 2 आर्टिकल देख लीजिए। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी का नियुक्ति जो है दोस्तों वो प्रेसिडेंट करते हैं, ध्यान में रखेंगे। महान्यायवादी का कार्यकाल तथा उसे पद से हटाने की प्रक्रिया जो है उस संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुआ, तो 45 का सही आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 45 का 4, 64वां संविधान संशोधन बिल से। ध्यान में रखेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और जिसे 24 अप्रैल 24 अप्रैल
1993 को जो है दोस्तों संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के किस स्वरूप को स्वीकार किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समाजवादी स्वरूप को इन्होंने स्वीकार किया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण अंतः शोषण का है? तो अंतः शोषण का जो उदाहरण हो, सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो क्लोरोफिल ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है। तो वीवीआई क्वेश्चन है इसको। तो ये इसका जो स्थित जल की विशिष्ट ऊष्मा होगी ना, वो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो अनंत होगी। कितना होगी? अनंत होगी। ध्यान में रखेंगे कि 100 ग्राम जल, कितना? 100 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, उसी को हम जल की अवशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा संरक्षण के नियम की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 61 क्या कहता है? कहता है कि परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकती है? तो 61 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, परमाणु की समग्र उदासीनता। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने के लिए विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी? सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसी तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा आपको एग्जाम में। क्वेश्चन लंबे लंबे होंगे लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। आप अगर सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म जल में शर्करा का पाउडर, ठीक है, ये जल्दी से जो है वो जल में घुल जाएगा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जितना पढ़ रहे हैं ना, या अभी तक पढ़े हुए हैं, ये ग्रेजुएट लेवल का है, जो कि आपको सचिवालय में जॉब दिलाएगा, एएसओ का पद दिलाएगा, ठीक है, ऑफिसर ग्रेड का। तो जितना भी आपके पास नॉलेज है वो क्वेश्चन में ही निकलवा लेगा। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, तो उसके बाद आपका नॉलेज खत्म हो जाएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए और कंटिन्यू टेस्ट सीरीज से, चाहे किसी का भी टेस्ट सीरीज हो, उसे आप जुड़े रहिए। आइए प्रश्न संख्या हम 68 देखते हैं। 68 संख्या कहता है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। कब? 1885 में इसको स्वीकार किया गया। ध्यान में रखेंगे इसका उद्देश्य जो था वो व्यापक किसान विद्रोह के परिणाम स्वरूप जमींदारों एवं उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करना था। एक है पंजाब टेनेसी एक्ट, इसको नोट करिए जरा, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहे हैं। पंजाब टेनेसी एक्ट कब लाया गया था? तो पंजाब टेनेसी एक्ट जो है दोस्तों वो 1887 में लाया गया था। जबकि अवध काश्तकारी कानून, कौन सा? अवध काश्तकारी कानून जो है दोस्तों वो 1886 में लाया गया। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम जिसे 1885 में लाया गया, जिसका मूल कारण जो था वो अस्थायी बंदोबस्त से उत्पन्न समस्याओं का निदान करना। कब लाया गया था बंगाल काश्तकारी अधिनियम? 1885 में। तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन टकराएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत के स्वतंत्रता होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एक मात्र व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर लगाएंगे 70 का 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ध्यान में रखेंगे कि 1884 ईस्वी में, कब? 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि बाद में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत बना। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखेंगे 1884 में किसकी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की, और बाद में इसे 1 साल के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही
नहीं है। देखते हैं जरा ऑप्शन, तो कुंवर सिंह बिहार, ठीक है, सही है। लक्ष्मीबाई झांसी से, ये 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा किया गया है कि कौन कहां से नेतृत्व किया था। तो कुंवर सिंह जो है वो बिहार से, लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब अवध, ये गलत है, अवध नहीं बल्कि यहाँ पे कानपुर होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की। तो 72 का आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंबई में। अगला प्रश्न है, कहता है कि अकबर के द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण करवाया गया था। तो 73 का आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 1575 में। एक और नंबर दिख रहा है 1579। तो 1579 में जो है इन्होंने मजहर की घोषणा की थी। किसकी, मजहर की घोषणा की थी। वहीं पर जो 1564 ईस्वी में जो है दोस्तों वो जजिया कर को समाप्त किया था और 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1575। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किसकी मिली है। तो सेलखड़ी से। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट करिए, चिपकेगा एग्जाम में, ठीक है। तो बता दें आपको कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो आनंद मोहन के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अच्छा, कब किया था, तो नोट करिएगा 26 जुलाई। कब दोस्तों, तो 26 जुलाई 1876 ईस्वी को। कहाँ पे, तो अल्बर्ट हॉल में, कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। साथ ही साथ ध्यान में ये भी रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक और आनंद मोहन जो थे इसके सचिव थे, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य जो था वो मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना, और इस कारण इसका चंदा जो था, चंदा मतलब कंट्रीब्यूशन, मात्र 5 रुपया, कितना, 5 रुपया वार्षिक रखा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हालांकि ध्यान में रखेंगे कि 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में इस संघ को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासन काल के दौरान किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। कई बार मैंने सबसे पहला सेट में भी बताया, आज फिर हम आपको क्लियर कर देंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दे, गवर्नर जनरल पूछ दे, अंतिम गवर्नर जनरल पूछ दे, कलम कॉपी उठाइए और नोट करना शुरू करिए। आपसे पूछा कि भारत का प्रथम, किसका, भारत का, बंगाल का नहीं। तो भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आप आंसर लगाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, इसमें अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ देता तो क्या लगाते, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछ देता तो आप रॉबर्ट क्लाइव लगाते, ठीक है। वहीं पर बंगाल का अंतिम और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछ देता तब क्या लगाते, तो यहां पर आप वारेन हेस्टिंग्स लगाते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये तो ठीक है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ये मुझे आप आंसर कमेंट में देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है किससे। आंसर लगाइएगा 88 का आंसर हो जाएगा 88 का, ऑप्शन नंबर 1 स्टेथोस्कोप से। किससे, स्टेथोस्कोप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। तो आंसर लगाइएगा आरबीसी में इसका केंद्रक नहीं होता है। क्वेश्चन है, फिर आपको दिया हुआ अभिदृश्यक और अभिनेत्र है। कहता है कि पतला और बड़ा द्वारक किससे बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का, ऑप्शन नंबर 4 मोटा और बड़ा द्वारक जो है पतला और बड़ा द्वारक है। तो इसका केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बाकी इसमें गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, समविभवयी तल वे तल हैं जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 दोस्तों कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। अगर आपको जो है गवर्नर जनरल का जितना भी सबका सेशन अगर याद होता तो आप आंसर लगा करके जाते लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो सेशन था वो 1899 से लेकर के जो है 1905 तक रहा था। आपसे 1904 पूछा है, आप आंसर लगा देंगे लॉर्ड कर्जन, ठीक है।
लॉर्ड कर्जन के समय ही 1904 ईस्वी में ही जो है भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी लगाया गया था। साथ ही 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित नहीं है? आंसर लगाइएगा 99 का ऑप्शन नंबर 1 जंजीरा का किला। अच्छा, जंजीरा का किला है कहाँ? तो जंजीरा का किला महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में, नोट करिएगा। बूंदी का किला कहाँ है? तो बूंदी का किला, गागरोन का किला, ये सब सारे के सारे, बूंदी का किला और गागरोन का किला राजस्थान में है, नोट करिएगा। जबकि पुराना किला जो है वो दोस्तों दिल्ली में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है 2025 में द्विपक्षीय, अब करंट अफेयर शुरू होता है। क्या है दोस्तों? देख लीजिएगा। कहते हैं कि 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डस्टलिक निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भारत और उज्बेकिस्तान। ध्यान में रखिएगा, अगले बार से मतलब हम जल्द ही आप लोग के लिए करंट अफेयर का सीरीज तो नहीं लेकर के आएंगे, लेकिन 1 घंटे का 1.5 घंटे का लगातार कम से कम 400 वीडियो क्वेश्चन बना देंगे। चाहे फिर वो किसी बुक का हो, स्पीडी का हो, या फिर किसी भी बुक का हो, जो हमें परफेक्ट लगेगा कि आप लोग के लिए सही है, तो करंट अफेयर का भी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। देखिए, कहता है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहां चलाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। प्रश्न है कि भारत के किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह, नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछता है सब, मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना विस्तार कर रहा है भारत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 102 का ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, कहता है कि अप्रैल 2025 में कुमुदनी लेखिया का निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कुमुदनी लेखिया जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, वो नृत्य से संबंधित थे। किससे? नृत्य से संबंधित थी। ठीक है, कौन सा नृत्य करती थी? एक कथक करती थी दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, कौन सा? कथक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया के किस फ्लाइट टेक ऑफ के बाद जो है कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई? देख लीजिएगा, ये इस साल का बहुत ही जो है दुखद घटना रहा था। तो आपसे फ्लाइट का नाम आपसे पूछ दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ड्रीम लाइनर 787-88। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 787-88। तो ये 8 का मतलब 88 है, ये 8 समझिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? तो 105 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है, दिल्ली। अगला प्रश्न कि हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री सीएम बने हैं? आंसर लगाइएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? VVI क्वेश्चन, बुकर अवार्ड पूछता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बानू मुश्ताक ने। किसने? बानू मुश्ताक ने। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 127 नंबर प्रश्न है दोस्तों। हाँ, कहता है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MPA TGM क्या है? तो 127 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ये टैंक रोधी मिसाइल है। प्रश्न 2025 में MotoGP भारत कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नोएडा में। कहां? 3 नोएडा में। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? आंसर लगाइए बांग्ला। बांग्ला जो है दोस्तों वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? तो समझ लीजिए, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली, ये सब जितनी भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। अच्छा, देवनागरी लिपि का जो है विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मणा लिपि से हुआ था। कौन लिपि से? ब्राह्मणा लिपि से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कितना नंबर? 1 नंबर। अगला प्रश्न है 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है? तो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना जो है वो रोलिंग प्लान कहलाती है। क्या कहते हैं दोस्तों? रोलिंग प्लान। बता दें, जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले यानी 1978 में ही जो है वो समाप्त कर दिया था। ठीक है, वहीं 1978 से 83 की अवधि के लिए जो थी वो रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया, लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा 1980 में जो है दोस्तों इसे भी समाप्त कर दिया गया। एक था अनवरत योजना। अनवरत योजना को जो है वो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान में रखेंगे कि अनवरत योजना का जो है प्रतिपादन गुरनार मीडल ने। किसने? गुरनार मीडल ने जो है अपने पुस्तक एशियन ड्रामा में किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
कितना 130 का ऑप्शन नंबर रोलिंग प्लान, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था की रोलिंग प्लान को ही हिंदी में अनवरत योजना जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? तो 131 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार किया जाता है। प्रश्न है महात्मा गांधी यानी जो नया नोट आया है कि श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र अंकित है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 मंगलयान। ध्यान में रखिएगा, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा। 10 रुपए के नोट पर क्या है? तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए पर जो है एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए पर हम्पी का पत्थर से बना रथ, 100 रुपए पर रानी का बाग, 200 रुपए पर सांची का स्तूप, 500 रुपए पर लाल किला और 2000 पर मंगलयान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है कहता है कि नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है? तो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 2 विंडहोक। अच्छा यारेन, तो यारेन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यारेन जो है नारू देश की राजधानी है। कहाँ की? नारू की राजधानी यारान है। वहीं पर तुवालू की जो राजधानी है वो फुटी है। क्या है? तुवालू। नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आपसे ऐसा सब पूछ सकता है। तो तुवालू देश की राजधानी फुटी है। वहीं पर न्यूजीलैंड देश की राजधानी जो दोस्तों वेलिंगटन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी? सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर रस्किन बॉन्ड ने। प्रश्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? आंसर लगाइएगा 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1952 को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जबकि 2 अक्टूबर 1953 को, कब? 2 अक्टूबर 1953 को जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है? हो सकता है कि आपके सामने पहले क्वेश्चन आया होगा। अगर पहला क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपके पास थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस होगा ना तो आप आंसर लगा करके जाएंगे किशनगंज। कैसे किशनगंज? क्योंकि किशनगंज जो है, आप जानते हैं कि चाय सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है इंडिया में? तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो क्या, आप दार्जिलिंग का चाय का आपने नाम सुना होगा, यानी वेस्ट बंगाल, और किशनगंज जो है वो वेस्ट बंगाल को टच करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि माइकोबायंट जिसको क्वाकांस कहते हैं तथा फाइकोबायंट जिसको सैवालांस कहते हैं किसमें पाए जाते हैं? सिंपल, आपने पढ़ते आया है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और कंटिन्यू आप पढ़ाई रखे हुए हैं तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि लाइकेन कवक और शैवालों के बीच के संबंध को सहजीवी है। ये दोनों का सहजीवी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी लाइकेन कवक प्लस शैवाल इक्वल टू लाइकेन। इसको करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? आंसर लगाइएगा 6। अगला प्रश्न है 149 नंबर। 149 नंबर क्या कहता है? कहता है कि श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण कौन है, यानी रंग कौन होगा? आंसर लगाइएगा 49 का ऑप्शन नंबर 4 लाल। और आज के प्रश्न का सेट का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्ट पसंद आया होगा। अधिक से अधिक टेस्ट को शेयर कीजिए और इसका जितना भी वीडियो आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से वीडियो निकाल लीजिए, वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दिया गया है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारा चैनल पे और तब तक के लिए धन्यवाद।